Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College बाड़मेर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग। कंपोनेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बताना चाहूंगा जो एक बिल्डिंग्स के अंदर हम यूज करते हैं। ओके, सो टॉपिक इज गोइंग टू बी कंपोनेंट्स ऑफ ए बिल्डिंग। ये लेक्चर आपका दो पार्ट में रहने वाला है। इसमें एक लेक्चर में हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए बिल्डिंग और दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे हम वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए बिल्डिंग। तो सबसे पहले एक बिल्डिंग में देखिए क्या क्या रहता है। ये मान लीजिए कि आपका ग्राउंड लेवल प्रोवाइडेड था, ठीक है। ग्राउंड लेवल से जो ऊपर की स्ट्रक्चर रहेगी उसे तो हमने क्या नेम दिया है, सुपर स्ट्रक्चर, और उसे नीचे की स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं हमारी सब स्ट्रक्चर, जिसमें फुटिंग या फिर फाउंडेशन एटसेट्रा हमारे पास आ जाती है। फाउंडेशन के बारे में मैंने एक डिटेल लेक्चर भी अलग से बनाया है जो आपको हमारी एक इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको टाइप ऑफ फाउंडेशन के अंदर। तो उसमें मैंने फाउंडेशन के फंक्शन और उसके बारे में डिटेल कर रखे क्या क्या उसके टाइप्स रह सकते हैं। तो चलिए, हमें अभी मेन काम है हमारा ऊपर की सुपर स्ट्रक्चर का। ओके, नीचे वाले को हम फुटिंग या फाउंडेशन बोल देंगे। उसके बाद क्या रहता है कि घर को जनरली हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। जनरली हमारा घर क्या रहता है, प्लेटफॉर्म पर होता है। ऐसे नहीं कि ग्राउंड लेवल पर यानी कि रोड के लेवल पर ही आ जाता है, थोड़ा हम उसे ऊपर उठा हुआ बनाते हैं। तो उसी लेवल को हम क्या बोल देते हैं, हमारा प्लिंथ लेवल। तो इसे हमने कह दिया हमारा प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल के ऊपर ये आपने बिल्डिंग बना दी। लेट अस चूज सम डिफरेंट कलर। बिल्डिंग का डिजाइन जो हम बचपन में बनाते थे, एक झोपड़ी सी। ओके, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर। ओके, चलिए, तो कंपोनेंट्स के बारे में बात की। सबसे जो ग्राउंड लेवल से नीचे है उसे हमने बोला सब स्ट्रक्चर, ऊपर का है उसे बोल दिया हमने सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर के बाद जो ग्राउंड लेवल से एक लेवल पर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हम हमारी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिल्डिंग का, उस लेवल को हमने क्या नाम दे दिया, प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल के बाद आप देखिए, घर की एक टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा हूँ। किसी घर को अगर आप सामने से देख रहे हैं तो उस वाले व्यू को हम क्या बोल देते हैं, व्यूज की बात कर रहा हूँ। किसी घर को अगर सामने से देखते हैं तो इस व्यू को हम क्या बोल देते हैं, इसका फ्रंट एलिवेशन। ओके, सामने से देखने पर इसका क्या आ गया, फ्रंट एलिवेशन। अगर आप इसको टॉप से देखते हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉप व्यू, या फिर हम उसे क्या कह देते हैं, हमारा प्लान कह देते हैं। ऊपर से देखने पर बिल्डिंग कैसी दिखाई देगी, कुछ इस शेप में, राइट। ऊपर से देखा तो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का हमें छत दिखाई देने वाली, यानी कि जो ऊपर का पोर्शन होता है उसे हम बोल देते हैं हमारा टेरिस। ओके, और ये जो व्यू था वो कौन सा हो गया था, हमारा टॉप व्यू, सामने से देखा फ्रंट एलिवेशन। इसी तरह से साइड से देखोगे तो साइड एलिवेशन हो जाएगा। अगर आप बिल्डिंग को ऐसे कट कर देते हो, इस तरह से कट कर रहे हो आप इसे, कि आपको इसकी वॉल्स दिखाई दे रही है बिल्डिंग की, ठीक है। आपको क्या दिखाई दे रही है, इसकी इस तरह से वॉल्स दिखाई दे रही हैं। ओके, वॉल्स के बाद आपको ये फ्लोर के अंदर कौन सा मटेरियल इस तरह से यूज किया गया है वो सब दिखाई दे रहा है। तो हम इसे क्या बोलते थे, इसका सेक्शनल व्यू।
ओके, तो हमारे पास 3 व्यू हो गए। एक तो ऊपर से देखा तो उसे हमने बोल दिया टॉप व्यू और प्लान। सामने से देखा जो बिल्डिंग का फैकेट है, क्या क्या उसमें आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे हैं, डोर्स हैं, विंडो हैं। जैसे इसे क्या बोल देते हैं हम, डोर। इन्हें क्या बोलते थे, विंडोज। विंडो के ऊपर का ये जो फ्रेम लगा होता है, ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या होता है, स्टील या फिर वुडन फ्रेम होता है, तो उसे विंडो फ्रेम। इसी तरह डोर का भी फ्रेम होता है, डोर फ्रेम। उसके बाद डोर के लीव्स अलग अलग होते हैं, इनमें पैनल्स होते हैं, इनके भी ग्लास पेन, जैसे इसके अंदर भी पैनल प्रेजेंट है, उनके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर मैंने पर्टिकुलरली ग्लास पेन्स यूज किए हैं। अगर कोई बिल्डिंग है ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, टेरेस बोल देते हैं। कोई भी फ्लोर हो किसी बिल्डिंग का इस तरह से, ठीक है, कोई बिल्डिंग चल रही है, उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो यहाँ देखिए हमारे पास एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ओके, तो इस बिल्डिंग्स में इस तरह के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और कंपार्टमेंट्स हैं, लेवल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्हें अलग अलग बांट रहे हैं। इनका हम नेमिंग क्या कर देते हैं, फ्लोर्स। ओके, तो ईच फ्लोर के अंदर ये जो नीचे से ऊपर की ओर देखा है, जैसे किसी रूम के अंदर आप बैठे, जैसे मैं इस रूम में बैठा तो मैं ऊपर देखूंगा, तो ऊपर का जो पोर्शन, जो स्लैब दिखाई दे रही है, उसका नेमिंग मैं क्या दूंगा, सीलिंग। ठीक है, इसका नेम क्या हो जाएगा, सीलिंग। और इसी तरह से इस रूम की सीलिंग हो जाएगी। और सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर होता है, ऊपर का पोर्शन होता है, ऊपर वाले से पोर्शन से देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टेरेस। या फिर ये इस रूम की सीलिंग है तो इसकी क्या हो जाएगी, साथ में ऊपर से देखा तो ये रूफ बन गई है इसकी। ओके, तो इसको हमने लास्ट वाले को क्या बोल रखे हैं यहाँ पर, या तो इसको बोल दिया हमने रूफ, और टेरेस यहाँ पर हमने प्रोवाइड करा रखे हैं। ओके, तो लेवल फ्लोर्स का काम क्या है, लेवल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये थे कुछ कंपोनेंट्स। अब हम पढ़ेंगे बिल्डिंग के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के बारे में, कि अगर टॉप व्यू से मैंने किसी बिल्डिंग को देखा, कोई हमारे पास प्लान आ गया, तो उस कंपोनेंट्स की क्या क्या मीनिंग रहता है। ओके, तो सबसे पहले किसी भी बिल्डिंग में हमारे पास जो टर्म प्रेजेंट होती है, उसे हम कह देते हैं साइट प्लान। सबसे पहले टर्म होगी हमारी साइट प्लान। तो एक नाम हो गया साइट प्लान, और कुछ जगह आपने देखा होगा फ्लोर प्लान। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है अगर आप सोचें, तो साइट प्लान का बेसिक सा मीनिंग बताऊं, दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस बताऊं तो क्या हो जाएगा, कि साइट प्लान का मतलब है ना सिर्फ आपके घर का एरिया, बल्कि उसके आसपास की सराउंडिंग भी। तो साइट प्लान के अंदर आप शॉर्ट में अगर याद करना चाहें तो इसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड्स सराउंडिंग, यानी कि आसपास का एरिया, ऑल्सो, देन दैट काइंड ऑफ प्लान इज कॉल्ड साइट प्लान। इसमें ट्रीज इंक्लूड हो जाएंगे, कोई वेल वगैरह वहां पर बना हुआ है, तो इन सबको अगर आप इंक्लूड करते हो तब नाम क्या हो जाएगा, साइट प्लान। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर की डिटेल दे रहे हो उस फ्लोर के ऊपर, कि उसके ऊपर क्या क्या बना हुआ है, कि वहां पर बेडरूम बना हुआ है, किचन बना हुआ है, लिविंग रूम बना हुआ है, ड्राइंग रूम बना हुआ है, सिर्फ इसकी डिटेल दे रहे हो, तब हमारे पास जो प्लान बन के आएगा उसे हम क्या कर देंगे, फ्लोर प्लान। वो फिर डिपेंड करेगा कि आपका ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का मतलब देखिए क्या होता है, प्लिंथ से, ये जो प्लिंथ था, ठीक है, प्लिंथ के ऊपर ये जो पहला लेवल होता है, ठीक है, इस पहले लेवल पर बने हुए जितने कंस्ट्रक्शन है, जो डिवीजन किया है उस बिल्डिंग का हमने, हमारे बेसमेंट किचन के अंदर, बेडरूम के अंदर, चाहे मास्टर बेडरूम हो, नॉर्मल बेडरूम हो, ठीक है, एक्स्ट्रा बेडरूम हो, ड्राइंग रूम है, इन सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, ये क्या कहलाता है, हमारा ग्राउंड फ्लोर कहलाता है। उसके बाद स्टेयर्स, हमारे पास क्या आती है, स्टेयर्स या फिर लिफ्ट आती है। ठीक है, स्टेयर और लिफ्ट की अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो ये क्या होती है, ये होते हैं दीज आर द वर्टिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हॉरिजॉन्टल मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो क्या हो गया हमारा, वो फ्लोर हो गया। ओके, और वर्टिकल मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपको एक लेवल से दूसरे लेवल, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, वर्टिकली ट्रांसफर होना है, तो आप कैसे जाओगे, या तो स्टेयर्स की मदद लोगे, एस्केलेटर की मदद लोगे, या फिर आप वहां पर लिफ्ट का यूज कर लोगे। ओके, तो फ्लोर प्लान हो गया। तो इन सब के बाद हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं। एक टर्म आती है, आपने सुना भी होगा कुछ जगह, एक होता है हमारा प्लिंथ एरिया, एक होता है मेरा कारपेट एरिया,
उनके साथ ही एक रहता है मेरा फ्लोर एरिया। ठीक है, तो तीन टर्म्स हैं, प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया एंड थर्ड वन इज आवर कारपेट एरिया। तो बच्चों यहां पर अगर मैं प्लिंथ एरिया की बात करता हूं, प्ले नेक्स्ट स्लाइड हम यूज कर लेते हैं, दिस वन, वेट। ओके, ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया और कारपेट एरिया में पहले डायग्राम से बताऊंगा, फिर इनकी डेफिनेशंस बता दूंगा। ओके, तो प्लिंथ लेवल तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी हमारे पास ग्राउंड लेवल प्रेजेंट था। ठीक है, ये हो गया जीएल यानी कि ग्राउंड लेवल। इसके ऊपर आपने कोई इस तरह की फ्लोर स्लैब या कंक्रीट की स्लैब प्रोवाइड की, एक लेवल प्रोवाइड करा दिया। इस लेवल का नाम हमने क्या दिया था, हमारा प्लिंथ लेवल। और इस लेवल का जो फ्लोर होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, हमारा प्लिंथ फ्लोर बोल देते हैं, ग्राउंड फ्लोर बोल देते हैं। और इसके ऊपर का एरिया, जनरल एरिया मैं इसके लिए बता रहा हूँ, वो क्या कहलाता है, हमारा प्लिंथ एरिया कहलाता है। ठीक है, ये तो था वर्टिकली मैंने आपको बताया। हॉरिजॉन्टली यानी कि ऊपर से देखने पर, टॉप व्यू से देखने पर, जैसे ये मेरा हाथ है, ये आपको क्या दिख रहा है, अभी इसका साइड व्यू दिख रहा है। ऊपर से देखूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका टॉप व्यू, यानी कि मैंने इसे शिफ्ट करके कुछ ऐसे देखना है। इसी तरह की मेरी बिल्डिंग हो जाएगी। अभी बिल्डिंग हॉरिजॉन्टल पड़ी है, अब इसे मैं सामने से देखूंगा, ऊपर से देखूंगा, मतलब कि तो कोई मेरी बिल्डिंग इस तरह की, कोई बिल्डिंग है। ओके, यू हमने कंस्ट्रक्ट कर रखी है। और ऊपर से देखा तो इसकी फ्लोरिंग, फ्लोरिंग क्या, मेजनरी हमने कुछ भी ले रखा हो, चाहे ब्रिक मेजनरी यूज किया, स्टोन मेजनरी। मेजनरी का मेरा मतलब है कि मैंने जो वॉल्स मेरे कौन से मटेरियल से बनाई है, उसके अंदर मैंने पत्थर यानी स्टोन यूज किए हैं, जैसे रेड सैंडस्टोन हमारे जनरली यूज किए जाते हैं, या फिर मैंने यहाँ पर ब्रिक्स को यूज किए, तो वो एक अलग कंसर्न है। अभी मुझे, मेरे को प्लिंथ एरिया चाहिए था, तो प्लिंथ एरिया मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरह का मेरा कंस्ट्रक्शन। ओके, और इस कंस्ट्रक्शन के अंदर ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया जहां जहां मैंने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, ठीक है, जो जिस एरिया के ऊपर, जिस प्लान के ऊपर मैंने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, उसी को ही मैं क्या कह देता हूं, मेरा प्लिंथ एरिया कह देता हूं। ठीक है, जिधर आपने कंस्ट्रक्शन किया उसी को क्या बोल दिया आपने, प्लिंथ एरिया। यानी कि अगर मुझे इसकी प्लिंथ एरिया की डेफिनेशन देनी हो, प्रॉपर डेफिनेशन, तो क्या हो जाएगी कि बिल्ट अप एरिया, बिल्ट अप एरिया जिसने क्या कर रखा है, फ्लोर को कवर कर रखा है। बिल्ट अप एरिया कवर्ड द फ्लोर एट ए स्टोरी। ठीक है, किसी बिल्टअप एरिया ने किसी स्टोरी के ऊपर किसी फ्लोर को पूरे को कवर कर रखा है, तो वही एरिया क्या कहलाता है, मेरा प्लिंथ एरिया। यानी कि ये बाहर से लेकर, आउटर वॉल से लेकर का जो एरिया है, जहां जहां पर मैंने वॉल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रखी है, वो सब किस में इंक्लूड हो जाती है, प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद सेकेंड मेरी टर्म है, मेरे पास था फ्लोर एरिया। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, इसमें से ये प्लिंथ एरिया, इन वॉल्स को क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है। ओके, सिंपली आप क्या कर दोगे, इन वॉल्स को या फिर इंटरमीडिएट सपोर्ट्स बीच में कुछ आ रही है, इनको डिडक्ट कर दोगे। तो प्लिंथ, अगर मैं फ्लोर एरिया की यहाँ पर डेफिनेशन दूं तो क्या हो जाएगा, वो प्लिंथ एरिया माइनस दीज वॉल्स और इंटरमीडिएट सपोर्ट्स। यानी कि अब ये जो बीच वाला एरिया दिख रहा है ना आपको यहां पर, ये जो अंदर का एरिया है, इसे ही मैंने क्या कहा है, मेरा फ्लोर एरिया। ठीक है, अगर प्लिंथ एरिया और फ्लोर एरिया के बीच में हमें कंपैरिजन करना हो, तो जनरली जो मेरा प्लिंथ एरिया है, वो मेरे फ्लोर एरिया से, ठीक है,
30 to 40% एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है, या फिर एडिशनल होता है या ज्यादा होता है, आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा फ्लोर एरिया। क्या है प्लिंथ एरिया मेरा, इसे 30 to 40%। अगर आपको रफ कंपैरिजन करना हो कि प्लिंथ एरिया फ्लोर से कितना ज्यादा होता है, तो ये जो एरिया है वॉल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद का बचा एरिया फ्लोर एरिया। इसी तरह थर्ड वन जो हमारी टर्म थी वो क्या थी, कारपेट एरिया, राइट। थर्ड टर्म को मैंने क्या नाम दिया, कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया अगर बेसिक से आपको देखना, तो वो एरिया जहां पर मैं कारपेट बिछा सकता हूं। तो कारपेट एरिया क्या था, वो एरिया जहां पर मैं मेरा कारपेट स्प्रेड कर सकता हूं, यानी कि सर्कुलेशन के बाद या फिर जितना नॉन यूजेबल एरिया के बाद जितना एरिया बचेगा, लिविंग एरिया या फिर बेनिफिशियल यूजेबल एरिया, उसी को मैं क्या बोल देता हूं, मेरा कारपेट एरिया। तो इससे अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, लिविंग और यूजेबल एरिया। अगर प्लिंथ एरिया से आपको इसका कंपैरिजन करना हो तो वो देखिए क्या हो जाएगा। इसे मैं एक बार रब कर देता हूँ, होप आपने लिख लिया होगा, वरना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं। ओके, तो स्टूडेंट्स प्लिंथ एरिया के साथ में इसका कंपैरिजन देखिए आप यहाँ पर। तो कारपेट एरिया सीए से डिनोट कर रहा हूं, उसमें प्लिंथ एरिया में से आपको क्या माइनस करना है, एक तो सर्कुलेशन एरिया को, और इसके साथ में आप नॉन यूजेबल एरिया है उसको डिडक्ट कर दोगे अगर हमारे प्लिंथ एरिया में से, तो वो एरिया जो मेरे पास बच के आएगा, ठीक है। इसके साथ प्लिंथ में से आपको वॉल्स वगैरह भी, इंटरमीडिएट सपोर्ट्स भी माइनस करनी है, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई कि कारपेट बिछा सके जहां पर, इसको लिविंग के लिए यूज कर सके। अब वॉल में तो हम रह नहीं सकते, राइट। तो इसके साथ में वॉल्स को माइनस करना है। बेसिकली अगर आपको लिखना हो कि प्लिंथ एरिया के साथ में लिखना हो तो यहाँ से वॉल्स को भी माइनस करना पड़ेगा, वॉल्स या फिर इंटरमीडिएट सपोर्ट्स। और अगर आपको इस कारपेट एरिया का फ्लोर एरिया के साथ कंपैरिजन दिखाना हो तो आप इस टर्म को क्या कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने प्लिंथ फ्लोर एरिया को क्या बताया था कि ऑलरेडी प्लिंथ एरिया में से वॉल्स और इंटरमीडिएट सपोर्ट्स माइनस होती हैं, ठीक है। तो फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एंड नॉन यूजेबल एरिया, ठीक है। सर्कुलेशन के साथ आपने कौन सा दे दिया अपना, नॉन यूजेबल एरिया दिया है, तो उसके बाद जो बचा हुआ एरिया होता है वो हमारा होता है कारपेट एरिया। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, ये कंपैरिजन सिर्फ मैं आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर बता रहा हूँ, जो मेरा कारपेट एरिया रहता है वो टोटल एरिया का 50 to 65% रहता है। कौन सी बिल्डिंग में, इन ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग। किसी और कमर्शियल के लिए आप यूज मत कर लेना, कमर्शियल में क्या वॉल्स वगैरह कम रखते हैं, वहां पर पार्टीशन पतले पतले यूज करते हैं, तो उसके लिए इसकी वैल्यू अगर आपको अप्रोक्सीमेटली बतानी तो इससे ज्यादा होती है, 10% आप इंक्रीज कर दीजिए कि अप टू 75% एरिया तक हमारे पास कमर्शियल बिल्डिंग में आ जाती है। लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में हमारे पास जो कारपेट एरिया रहता है वो कितना होता है, 50 to 65%। इसका एक मैं आपको यहाँ पर ये भी सजेशन देने जाऊंगा कि कभी भी आप अगर बिल्डिंग वगैरह परचेज करने जा रहे हैं, कोई फ्लैट परचेज करने जा रहे हैं, तो वहां पर आप प्लिंथ एरिया के हिसाब से नहीं परचेज करेंगे। आपको देखना है कि वो बिल्डिंग का आपको जैसे 2000 स्क्वायर फीट बोल रहा है, तो वो 2000 स्क्वायर फीट आपका कारपेट एरिया होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कारपेट एरिया का परसेंटेज कितना हो गया, 50 to 65%। अगर आपने प्लिंथ एरिया के ऊपर वो बिल्डिंग परचेज की होती तो आपको रजिस्ट्री के चार्ज एक्स्ट्रा लग जाते वहां पर, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, कारपेट एरिया के ऊपर ही ध्यान देना है कि उसका जितना ज्यादा कारपेट एरिया होगा, ताकि यूजेबल लिविंग एरिया कहाँ हम रह सकते हैं उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, उस टाइप का एरिया, ठीक है। तो हमारे पास तीन थे, सबसे पहला कौन सा था, प्लिंथ एरिया, जो कि टोटल बिल्टअप एरिया है, ठीक है। आपके लिए हाईलाइटर चूज करता हूं मैं। इसके बीच का ये टोटल एरिया है, इसको हमने क्या बोल दिया था, हमने प्लिंथ एरिया, राइट। तो टोटल बिल्टअप एरिया विच इज कवरिंग द फ्लोर ऑफ ए स्टोरी इज कॉल्ड आर प्लिंथ एरिया। उसके बाद अगर फ्लोर एरिया की बात करूं,
फ्लोर एरिया की बात करूं तो कौन सा एरिया हो जाएगा मेरा, कि दैट एरिया आफ्टर डिटेक्टिंग दी वॉल्स एंड इंटरमीडिएट सपोर्ट्स, वॉल्स और इंटरमीडिएट सपोर्ट्स को आपने माइनस कर दिया, तो उसके बाद का जो बचा हुआ एरिया है, जो कि यहाँ पर आपको स्काई ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है, उसे हम क्या कह देंगे, हमारा फ्लोर एरिया कह देंगे। और लास्ट मेरा कारपेट एरिया, वो एरिया जिसके अंदर मैं एक तरह से कारपेट बिछा सकता हूँ, यानी कि उसको लिविंग के लिए, यूजेबल एरिया के लिए यूज कर सकता हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा, अगर मुझे कंपैरिजन करना है मेरे प्लिंथ एरिया के साथ में, तो प्लिंथ एरिया में से वॉल्स को डिडक्ट कर दो, इंटरमीडिएट सपोर्ट्स को हटा दो, सर्कुलेशन एरिया को हटा दो, नॉन यूजेबल एरिया को हटा दो, तो उसके बाद का जो बचा एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा कारपेट एरिया। इसी तरह से अगर आप प्लिंथ एरिया में से वॉल्स और सपोर्ट्स को हटाते हो तो क्या बच जाएगा मेरे पास, फ्लोर एरिया। इसके लिए सिंपल न्यूमेरिकल भी आते हैं हमारे एस्टिमेशन पोस्टिंग में, कि हमारे को अगर एस्टिमेशन करना हो उस फ्लोर का, तो उसके लिए न्यूमेरिकल फॉर सिविल इंजीनियर्स ये थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में, आप आने वाले सेमेस्टर में पढ़ोगे इनको। अभी का आपका काम इतना है कि प्लिंथ एरिया किसे बोलते हैं, कारपेट एरिया किसे बोलते हैं, और फ्लोर एरिया किसे बोलते हैं। बच्चों इसके बाद एक आपको यूनिक टर्म बता देता हूँ मैं यहाँ पर, काफी वो यूज भी हो जाती है। एक टर्म आप कहीं देख लो तो उसके लिए फॉर्मूला टाइप है ये, इससे हम कहते हैं हमारा फ्लोर रेशियो। ठीक है, एक सिंपल सी टर्म है, एक टाइप का फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लें। इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली इसे सोल्व कर सकते हैं। तो फ्लोर रेशियो आपको क्या देखना है, कि दिस इज एरिया ऑफ ओल्ड फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ टोटल प्लॉट एंड मल्टीप्लाई बाय 100। जितने फ्लोर हो उनका सबका एरिया लेना है आपको, पूरे प्लॉट का एरिया लेना है। ठीक है, जितना आपका प्लॉट है उसमें सेटबैक्स वगैरह को माइनस नहीं करना है। सेटबैक क्या है मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ, आप वो पिछले लेक्चर इसी प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो टोटल एरिया से उसको आप डिवाइड कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो जो रेशियो हमारे पास आएगा उसे हम क्या कह देते हैं, हमारा बच्चों फ्लोर रेशियो बोल देते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको फ्लोर एरिया रेशियो भी कह सकते हैं। तो एक सिंपल टर्म थी। तो बच्चों प्लिंथ एरिया में मैं आपको एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ओके, तो प्लिंथ एरिया मैंने क्या बताया, टोटल बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ द एंटायर फ्लोर। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ दैट बिल्डिंग होते हैं जो कि यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए जाते। ठीक है, आपका एग्जांपल देता हूँ कि प्लिंथ एरिया में क्या क्या ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, प्लिंथ एरिया के अंदर आइटम्स यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, आइटम या स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन नॉट इंक्लूडेड। तो क्या क्या इंक्लूड नहीं करोगे आप यहाँ पर, एक तो कोर्टयार्ड को इंक्लूड नहीं करोगे प्लिंथ एरिया में। ठीक है, प्लेग्राउंड को इंक्लूड नहीं करोगे, इसके साथ ही आपकी कोई अनकवर्ड बालकनी है। ठीक है, अनकवर्ड बालकनी को हम प्लिंथ एरिया में ऐड नहीं करते, लेकिन उस बालकनी का अप टू 50% एरिया, ठीक है, अप टू 50% एरिया इज इंक्लूडेड इन फ्लोर एरिया। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये मेरे को याद आ गया कि इसका एक्स्ट्रा टर्म है ये, कि अप टू 50% एरिया ऑफ बालकनी इज इंक्लूडेड इन आवर फ्लोर एरिया। ठीक है, तो प्लिंथ एरिया में क्या क्या इंक्लूड नहीं करना आपको, कोर्टयार्ड इंक्लूड नहीं करना, प्लेग्राउंड इंक्लूड नहीं करना, अनकवर्ड बालकनी इंक्लूड नहीं करनी। इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट है जो काफी मैंने देखे कंपटीशन एग्जाम में, इसके ऊपर पूछ लेते हैं, कैंटिलीवर्ड पोर्च। ठीक है, कैंटिलीवर पोर्च आपने देखा होगा इस तरह का, कि बिल्डिंग के ऊपर ये दो पिलर बने रहते हैं। ओके, इनके ऊपर इस टाइप का कंस्ट्रक्शन। ओके, इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, कि
एक हम कॉलम यहाँ प्रोवाइड करा देते हैं, एक अदर साइड। तो ये जो कैंटिलीवर पोर्च होता है, इसको हम हमारे प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते। तो ये तो थे बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए बिल्डिंग, जिसमें हमने मेनली कारपेट एरिया, प्लिंथ एरिया और फ्लोर एरिया के बारे में पढ़ा है। हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग। वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब एक बिल्डिंग में फाउंडेशन क्या रहती है, फाउंडेशन के बाद क्या आता है प्लिंथ लेवल, उसमें डैम्प प्रूफ कोर्स आएगा, उसके बाद कौन सा सिल होता है, कौन सा लिंटल लेवल होता है, क्या बिल्डिंग के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, कौन सी अप्लाइंसेस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज हैं या फायर फाइटिंग की सर्विस है। इस तरह से हमने ऊपर रूफ प्रोवाइड कौन सी कराई है, फ्लोरिंग कौन सी प्रोवाइड कराई है, टाइल्स किस तरह से। तो ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो होप सो आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। तो बच्चों मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस सेशन को जितने भी वीडियोस हैं आपके, अपने फ्रेंड्स जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस कोविड पीरियड में इन लेक्चर्स का बेनिफिट सबको मिल सके। तो होप सो यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।